equilibrium constant, how we can find it out from Nernst equation। इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन क्या है फॉर अ कंप्लीट सेल, जो जनरली हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो, तो हम लिख देते हैं कि सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस, अगर हम फुल टर्म में देखें तो इट इज आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एन पॉजिटिव आयन कौन सा, एनोड, डिवाइडेड बाय आपके पास होता है मेटल से पॉजिटिव ऑफ कैथोड हाफ सेल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आयनिक सॉल्यूशंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनका हम क्या लेते हैं, आयंस की मोलर कंसंट्रेशंस को पुट करते हैं। बट फॉर जनरल इक्वेशन अगर हम देखें कि कोई रिएक्शन अगर हमारे पास हो रही है जिसमें A मोल्स ऑफ A are reacting with B moles of B, then giving us C moles of C and D moles of D, तो उस केस में जो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास जो है वहाँ पर ये जो टर्म हम यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट में सिंप्लिसिटी के लिए, वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो कहने का मतलब अगर हम इस जनरल इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास होगा ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर, इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल दैट इज सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ product of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactants, where each concentration term is raised to power equal to stoichiometric coefficient in balanced equation। तो ये हमारे पास टर्म क्या है, जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन का मीन्स दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, उसको डिवाइड करते हैं हम ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन, और सभी जो चारों कंसंट्रेशन टर्म यहाँ है उनके जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आगे ये लिखा रहता है, नंबर होता है जनरली, उसको पावर बनाते हैं, तो हमारे पास ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के सी। वाई आई रोट के सी, सी स्टैंड्स फॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जनरली। तो ये जो आपके पास टर्म है कि रेशियो ऑफ product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants, where each concentration term जो है has power equal to its respective stoichiometric coefficient in balanced equation। तो ये equilibrium constant है या reaction quotient भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने इसी बात को आगे अप्लाई करना है by taking the example of जिंक कॉपर सल्फेट सेल। तो उसमें आपके पास होता क्या है जनरली, Zn सॉलिड, और इसको हम रिएक्ट करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर इसमें से बाहर निकल, यहाँ हम ZnSO4 प्लस कॉपर ले सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ आयनिक इक्वेशन लूँ, क्योंकि सल्फेट जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ रहता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव आयंस in aqueous gives
Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस प्लस Cu पॉजिटिव। सो हियर हमने सल्फेट को क्यों इग्नोर कर दिया, बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कंसंट्रेशन, जो ऐसे वो सल्फेट बिफोर रिएक्शन है वैसे ही वहाँ रहेगा। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है वो दो डिफरेंट हाफ सेल्स में होती है, आपको पता है। इसको हम, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक है इसके लिए रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू जिंक आयंस, और जो आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है वहाँ कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है टू कॉपर। सो कहने का मतलब है यहाँ पर कि बिगिनिंग में मान लो आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी E0 सेल के लिए, 1 मोल कंसंट्रेशन ले ली, 298 टेम्परेचर लिया और 1 बार प्रेशर मान लो अगर आपके पास है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये सेल वर्क करता है, आपके पास जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ने से और यहाँ कॉपर आयन कंसंट्रेशन बढ़ने से जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो चेंज होंगे। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड जो हम लेते हैं वो कम होता जाता है। तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों ही इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई जो है वो सेम हो जाएगा। उस कंडीशन में ई ऑफ द सेल विल बिकम 0। तो उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कह देते हैं इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में देयर इज एक्चुअली नो फ्लो ऑफ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम वहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि जितना फॉरवर्ड में रिएक्शन जा रही है उतना ही रिवर्स में रिएक्शन जा रही है। तो यहाँ से मेन चीज़ समझनी है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसी कंडीशन आ जाए कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स हैव सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्यों आता है वो सेम, बिकॉज एक में आपके पास कैटायंस की अकोमोडेशन हो रही है, दूसरे में आपके पास कैटायंस डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है रिडॉक्स कपल में, दैट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर रिडॉक्स कपल, तभी एक्ट करता है। मान लो यहाँ पर कॉपर आयन बहुत कम रह गया, यहाँ जिंक आयन बहुत ज़्यादा हो गया, बोथ विल नॉट फेवर द रिएक्शन टू फर्दर गो ऑन। हम एज्यूम करते हैं द इक्वेशन हैज़ बिकम नाउ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जितना फॉरवर्ड में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना रिवर्स में इसका रिडक्शन हो रहा है, जितना कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है उतना रिवर्स में इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो नेट फ्लो ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 0 और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें 0। तो हम उस टाइम अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें देन वी कैन राइट ई सेल ऑफ दिस E0 सेल माइनस आपके पास क्या जाता है RT अपॉन NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ। अगर मेरे पास इस रिएक्शन को लूँ मैं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, तो ये मोलर कंसंट्रेशन है, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट है कॉपर। दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसमें हमें पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइड करना है इसको प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में जिंक है आपके पास और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, अगेन इनकी भी पावर क्या होगी हमारे पास 1 सभी की, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पहले किया, जो सॉलिड सब्सटेंसेस हों, प्योर लिक्विड्स हों, तो उनकी कंसंट्रेशन हम क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज नहीं होगी तो उसको हम लेते हैं कांस्टेंट, इट इज टेकन एज यूनिटी। तो कॉपर सॉलिड की जगह और जिंक सॉलिड की जगह आ जाएगा आपके पास 1, तब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ, ऊपर रह जाएगा सिर्फ जिंक 2 पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय नीचे रह जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। और इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं अब, Kc से। सो Kc यहाँ क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन दिस सेल। दो चीज़ें नोट करनी है कि आपका E ऑफ सेल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0 और Zn2 पॉजिटिव की मोलर आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E सेल की जगह आ गया 0। अब E नॉट सेल 0 नहीं होगा, क्योंकि E नॉट सेल आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है जहाँ 1 मोल कंसंट्रेशन है। तो वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया है अभी, तो मीन्स इट हैज़ इट्स ऑन वैल्यू, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E नॉट कैथोड, E नॉट एनोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमारे पास E सेल की जगह 0 आ गया, E नॉट सेल यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, माइनस अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, RT/NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc। नाउ R की वैल्यू कांस्टेंट है 8.314, T की वैल्यू कांस्टेंट अगर मान ले 298, तो हमें लिखना पड़ेगा एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, जब F की वैल्यू क्या होती है 96,500 कॉलम्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो R की वैल्यू पुट कर देनी 8.314, T की वैल्यू 298, F की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन, हमने इसको NF एक और चीज़ कर लेनी है, नेचुरल लॉगरिथम को चेंज कर देना है टू दी बेस 10। तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा log Kc। तो क्या किया इस स्टेप में, मैंने नेचुरल लॉगरिथम Kc को मैंने लॉगरिथम टू बेस 10 चेंज किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज 0 E नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 divided by n into 96,500, then we have log Kc. So E is equal to 0 is equal to E naught cell minus ये बन जाता है 0.0591 अपॉन n log of Kc. So why we cannot compare log Kc equilibrium constant to the E cell, why it is always compared to the E naught cell, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आपको 1 लाइन आंसर लिखना है, E सेल जो कि सिर्फ एक सेल पोटेंशियल है अंडर एनी कंडीशन, तो जब इक्विलिब्रियम होता है इट इज 0, बट E naught cell even at equilibrium has its fixed value that is not changing because वो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर्ड सेल पोटेंशियल होता है। सो हमारे पास इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, पहले हमारे पास इक्वेशन डिराइव करके आ गई, E सेल की जगह 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Kc। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं। तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस, तो 0.0591 अपॉन n log ऑफ Kc। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है जहाँ से हम Kc को दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ई सेल का यहाँ कोई रोल नहीं है बिकॉज
जो ई सेल है एट इक्विलिब्रियम स्टेज क्या हो जाता है, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ ये जरूर मेंशन करना है, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी हैव टेकन टेम्परेचर 298 केल्विन्स। सो इस इक्वेशन को यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ सकते हैं। वहाँ पर लास्ट स्टेप जो है कई स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे कि एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया है आपको, दैट इज लाइक दिस। हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कॉपर plus 2Ag plus at equilibrium. This arrow shows equilibrium is there in the reaction, copper 2 positive ion and 2Ag। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है। सो दोनों के ई नॉट वैल्यूज दिए हुए हैं, सिल्वर का ज़्यादा है, कॉपर का कम है। जिसका ई नॉट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो कैथोड होता है, दूसरा एनोड। तो हमें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ई नॉट फाइंड आउट करना है। तो ई नॉट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड कौन सा हुआ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, सिल्वर वाला। तो हमने क्या किया, ई नॉट ऑफ दी सेल फाइंड आउट किया, 0.80 जो कि सिल्वर का है उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस 0.34 वोल्ट पुट करके हमारे पास ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। ना हमने इसे जो डिराइव किया रिलेशन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ केसी पुट कर दिया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने अब क्या करना है, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस है वो रख देंगे, और आपके पास सॉल्व करने के ऊपर आपके पास आ जाता है वैल्यू लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू 15.5668। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि के सी की वैल्यू नहीं है, लॉग के सी की है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो इस डेरिवेशन के बाद जब आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, सोचो आपके पास सिचुएशन आ जाती है, लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू, जैसे इस केस में था 15.5668। तो कई बार यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, बन गया के सी, और इधर आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 15.5668। तो अगर आप एंटी लॉग का टेबल देखें तो उसमें आपके पास 0.01 से लेके 0.99 से वैल्यू होती है। जो आपके डेसिमल के आगे की वैल्यू है इसको एज इट इज़ रहने देना है, इंडेक्स ये बन जाएगा आपका 10 की पावर। तो हमें क्या करना है, पहले हमें 0.56 के आगे और 6 के नीचे वैल्यू देखनी है, वहाँ पर 4 डिजिट वैल्यू होगी, उसमें फिर हमें ऐड करना है, उसी के आगे मीन डिफरेंस जो 8 के नीचे होगा वो यहाँ ऐड करना है, फिर आपके पास ये 4 डिजिट वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आंसर लिखने के लिए आपने एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा के 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी इंडेक्स था वो उसकी बन जाएगी पावर। तो जैसे इस केस में आपके पास अब के सी क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 15.5668। तो हमें क्या करना है, अब इसमें एंटी लॉग टेबल में 0.56 के नीचे, here we have to see in the anti-log table 0.56 के नीचे इसी रो में 6 के आगे आपके देखेंगे तो 3681 इस वैल्यू को आगे हमने देखना है 8 के नीचे 7। तो हमें 3681 में 7 जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3688। तो पहले मैं 0.56 के आगे 6 के नीचे 3681,
फिर 8 के आगे 7 था तो बन गया 3688। तो Kc विल बी 3688 इंटू 10⁻15। एक डेसिमल, एक प्लेस को छोड़कर आपने डेसिमल का देना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले हमने इसकी डेरिवेशन देख ली, उस डेरिवेशन के बाद हमने क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बच जाती है उस इक्वेशन में हमने फिर क्या करना है, इसको किसी न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना है। एट द एंड यू विल नॉट गेट Kc, यू विल गेट log Kc। तो आपको फिर log Kc से कैसे मिलेगा Kc की वैल्यू, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो एंटी लॉग लेना भी आना चाहिए इसके। इसमें अब हम इसी को अप्लाई करेंगे, फर्दर एक्सटेंड करेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम दिस नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन से ही हमने गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, बट गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। +1 में ये कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी obtained from a device, या किसी भी प्रोसेस के टाइम जो एनर्जी चेंज होता है वो उसके कहता है गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसके लिए हमारे पास पहले एक और चीज़ याद होनी चाहिए कि जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। जितना आप वर्क डन कर सकते हैं उतना ही आपके पास एनर्जी। हम कहते हैं वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल टू ईच अदर। तो दो प्रोसेस हो सकती हैं उस केस में आपके पास। जनरली वी से इन ए सिस्टम ऑलवेज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। दोनों का यूनिट भी इसलिए सेम है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास दो तरह के सेल है, हमने शुरू में किया था। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है वो अपने आप होती है और उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। और दूसरे केस में हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाकर वर्क डन करते हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हमें उसको खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज, इसका साइन क्या होगा फिर, पॉजिटिव। तो हमारे इस टॉपिक में जो हमारा मेनली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कर रहे हैं जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
वही आपके पास क्या आ जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसको कैसे करेंगे हम, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक यूनिट चार्ज को बिटवीन 2 पॉइंट्स मूव करने में जो वर्क होता है वो वोल्टेज है आपके पास। तो वोल्टेज अगर पता हो तो कितनी, उस वोल्टेज के अगेंस्ट कितना आप चार्ज को मूव कर रहे हैं, नेट चार्ज जो मूव कर रहे हैं उस वोल्टेज पे अप्लाइड वोल्टेज में, देन यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू टू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन और टू गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। तो हम इसको कैसे समझेंगे, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट वी लेबल इट एज ई नॉट सेल, मींस ई नॉट सेल इज दी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, उसके अगेंस्ट हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें लगेगा पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हो गया। तो जनरली हम इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल, तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1 फैराडे। तो आपके पास n इंटू एफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इंटू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 मोल, it will give you the total electric charge that travel। तो 1 वोल्ट होता तो आपके पास 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क डन आना था। तो इस केस में हमारे पास वर्क डन जो है मूव करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन into the cell potential applied। So we can say here work done is equal to energy, here energy is electrical energy produced, so sign will be negative। So we can say that delta G naught, क्योंकि हमने E naught यूज किया है स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो आपके पास डेल्टा G naught स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। तो अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो हमारे पास E सेल होगा, उस कंडीशन में हमारा जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो भी स्टैंडर्ड नहीं होगा, डेल्टा G विल बी इक्वल टू NF E सेल। तो ये आपको दिया होगा E नॉट सेल है या E सेल है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डेल्टा G या फिर डेल्टा G नॉट आपके पास आ जाएगी वैल्यू। So we can consider this case delta under standard conditions we got the equation that delta G naught standard gives free energy change is equal to number of moles of electron in the balanced equation multiplied by the charge on 1 mole of electron that is 1 Faraday and multiplied by standard cell potential। तो हमने एक और इक्वेशन अभी डिराइव की थी कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, E नॉट ऑफ सेल कितना आता है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log of Kc। So comparing the equation number 1 and 3 what we can write, साथ में आप चाहें तो इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये जो टर्म थी आपके 0.05 में कहाँ से आई थी, RT अपॉन NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc से। सो नाउ हमारे पास यहाँ से हम डेल्टा G अगर फाइंड करें इक्वेशन नंबर 1 और 4 को कंपेयर करके डेल्टा G नॉट, तो व्हाट वी कैन राइट, we have to simply put the value of E naught cell in equation 1, then this equation will change to, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये माइनस डेल्टा G नॉट। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, माइनस को उधर ले जा सकते हैं,
तो आपके पास डेल्टा जी क्या आ जाता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इसमें अगर हम पुट करें एन एफ ई नॉट सेल की जगह हमने क्या रख देना है, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉगरिथम के सी। तो एन एफ और एन एफ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के सी मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ के सी। अगेन नेचुरल लॉगरिथम को हमने कन्वर्ट करना टू द बेस 10, लॉगरिथम टू द बेस 10, तो क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2.3 माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी, अब बन जाएगा लॉग ऑफ के सी। नाउ आर की वैल्यू कांस्टेंट 8.314, टी की वैल्यू कांस्टेंट दैट इज, अगर हमारे पास 298 लें तो हम उनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, फिर आपके पास लॉग के को हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये एक और हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में इट इज इक्वल टू किसके है, माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। सो हमारे पास एक ये रिलेशनशिप डिराइव किया था, एक आपने डिराइव किया ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी। और कौन सा डिराइव किया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। साथ में हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। सो दीज फोर फार्मूले जिनके ऊपर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो हम इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टर्म्स का क्लियर हो। वंस अगेन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम के सी को यूज़ करते हैं इस फॉर्म में, तो हम लॉग के सी की वैल्यू मिलती है, उसको फिर हमें एंटी लॉग लेकर कन्वर्ट करना होता है। तो दोनों ही डेरिवेशंस